अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा स्ट्रेचिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग का जैसे हम सब जानते ही है, स्प्रिंग जो है अगर उस पर आप फोर्स लगाएं या उसके ऊपर कोई वेट लगा दें एक जगह से उसे फिक्स कर दें तो क्या होता है, उसकी लेंथ जो होती है इनिशियल लेंथ उसमें एक्सटेंशन आ जाती है, उसको बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम यही कंडीशन डिस्कस करेंगे। सपोज़ करें यहाँ पे जो स्प्रिंग है एक हमारे पास एक जगह से फिक्स है और दूसरी जगह से हम अब लोड अटैच करने वाले हैं। अब आपने क्या करा, जैसे ही इसके साथ लोड अटैच करा तो होगा क्या, अच्छा यहाँ जैसे ही हम इसके साथ लोड अटैच करेंगे तो यहाँ से ये लाइन देखें आप, ये जो है इसकी इनिशियल जो है लेंथ थी, लोड अटैच करने के बाद एक्सटेंशन आ जाएगी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगी ये हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। और ये जो है आपकी स्प्रिंग की लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो है ये ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, लोड लगाने से पहले। अच्छा, इसी को हम कुछ डेटा के साथ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सपोज़ करें आपके पास जो एक स्प्रिंग जो है, आपने उस पर कोई लोड नहीं लगाया हुआ, तो स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि उसमें एक्सटेंशन भी ज़ीरो है, कोई लोड नहीं है, तो फिर वो लेंथ में इंक्रीज़ भी नहीं आएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा करते हैं 5 न्यूटन की फोर्स लगा देते हैं, यानी कि कोई वेट इसके साथ लगा देंगे तो क्या होगा, फोर्स लगेगी नीचे जिसकी वजह से उसमें एक्सटेंशन आ जाएगी। जब 5 न्यूटन की आप इसके साथ कोई बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट अटैच करते हैं जो 5 न्यूटन की फोर्स लगाता है, तो इसमें क्या होगा, 20 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या कितना चेंज आया, 20 से 21 आ गया, यानी कि एक्सटेंशन कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप 21 में से 20 माइनस करो तो 1 सेंटीमीटर आया था। इसी तरीके से अगर हम 5 न्यूटन के बाद हम 5 न्यूटन और इसमें ऐड कर दें, 10 न्यूटन कर दें, तो इसकी लेंथ और इंक्रीज़ हो जाएगी, हमारे पास 21 से 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सटेंशन कितनी आ जाएगी, यानी कि ओरिजिनल 20 थी, यहाँ पे 22 हो गई है, और यहाँ पे एक्सटेंशन कितनी हो गई है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से 5 न्यूटन आप और ऐड कर दें, 15 न्यूटन, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 23 सेंटीमीटर। यानी कि ओरिजिनल 20 सेंटीमीटर थी, अब 15 न्यूटन वेट लगाने के बाद हमारे पास आएगी 23 सेंटीमीटर। तो चेंज कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर का। तो ये सारी हमारे पास एक्सटेंशन चल रही है। अच्छा, इसमें एक बात यह है कि जब भी आप वेट डबल कर देंगे तो एक्सटेंशन भी डबल हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 5 न्यूटन था तो 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन थी, डबल कर दिया 10 न्यूटन कर दिया तो एक्सटेंशन भी डबल हो गई। इसी तरीके से 10 सेंटीमीटर पे 10 न्यूटन पे हमारे पास 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन थी, तो जब 10 को डबल कर देंगे 20 कर देंगे, तो 2 को डबल कर दो 4 सेंटीमीटर कर देंगे। लोड डबल कर दो या फोर्स डबल कर दो तो हमारे पास एक्सटेंशन भी डबल हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर यही चीज़ें हम ग्राफ के ज़रिए भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहाँ पर हमारे पास लोड है, ठीक है, न्यूटन में, और वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन सेंटीमीटर में। अब यही डेटा हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। पहले आपने क्या करा, 5 न्यूटन का इसके साथ स्प्रिंग के साथ लोड अटैच कर दिया, तो हमारे पास एक्सटेंशन कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर की। फिर आपने 5 न्यूटन और बढ़ा दिया, ग्रेजुअली आप 5 न्यूटन इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर 10 पर 2 सेंटीमीटर, 15 पर 3 सेंटीमीटर, 20 पर 4 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ होती जा रही है। अच्छा, इसमें क्या होता है, स्प्रिंग जो है जब भी आप खींचेंगे फिर उसे छोड़ेंगे, क्या होगा, दोबारा वो अपनी ओरिजिनल लेंथ थी उसके अंदर वापसी चल जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अच्छा, स्प्रिंग अगर आपने बहुत ज़्यादा ही खींच दिया तो इसकी ये होती है एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसको हम स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं या फिर इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ पर जो है अगर हम ग्राफ के ऊपर मैं एक पॉइंट शो करूँ, यहाँ पर सपोज़ करें कि ये जो स्प्रिंग है 20 न्यूटन के बाद जो है अगर इसमें वेट लगाएंगे तो ये जो है इसकी इलास्टिक लिमिट जो थी उससे क्रॉस हो जाएगा, यानी कि अब आप वेट रिमूव भी कर देंगे तो ये अपनी इनिशियल लेंथ में दोबारा वापसी नहीं जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, इसकी लेंथ जो है परमानेंटली इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने इसके ऊपर वेट जो है इसकी लिमिट से ज़्यादा लगा दिया, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हमने इसके ऊपर वेट लगा दिया। तो ये जो, अच्छा इसमें एक बात ये भी देखेंगे कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जब हम इसके ऊपर वेट लगा रहे हैं या फोर्स लग रही है तो हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम कह देते हैं, यहाँ पर ये जो है इसकी इलास्टिक लिमिट है, इसके बाद अगर आप वेट बढ़ाओगे तो इसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इससे आगे वैल्यू चली जाएगी। यहाँ पर के जो है हम स्प्रिंग कांस्टेंट जो है मान लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, आपके पास ग्राफ जो है वो कर्व बनेगा, स्ट्रेट नहीं बनेगा। ठीक है,
अच्छा, इसमें एक और बात कि लोड जो है हमारे पास, लोड को अगर हम एक्सटेंशन से डिवाइड करें तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आती रहती है, ठीक है। और यही बात हमें हुक्स लॉ से भी मालूम होती है। इसके बाद हम हुक्स लॉ मालूम करते हैं, पढ़ेंगे। लोड को जब एक्सटेंशन से हम डिवाइड करते हैं, लोड हमारे पास 5 न्यूटन था, एक्सटेंशन 1 थी, तो 1 से डिवाइड करेंगे 5 ही आता है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 5 आएगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी 5 आएगा, ठीक है। हुक्स लॉ जो है हमारे पास क्या कहता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन स्प्रिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यानी कि स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है, इलास्टिक लिमिट जो है उसके अंदर रहते हुए अगर उस पर फोर्स लग रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये लॉ जो है कब तक वैलिड, जब इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए। इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक्सटेंशन जो स्प्रिंग में आ रही है लोड लगाने के बाद। अच्छा, इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो कांस्टेंट लगा देते हैं हम। कांस्टेंट जो होगा यहाँ पे के, यानी स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग